अर्थ होता है बच्चों उद्योग धंधों में विकास होना या उद्योग धंधों का विकसित होना। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति विश्व में कहाँ आई थी? इंग्लैंड में आई थी। तो आपको पता है क्या हुआ था बच्चों? 17वीं 18वीं शताब्दी में जब क्या हुआ था, इंग्लैंड के व्यापारियों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए गांव और जो किसान थे, गांव के कारीगर थे, उनको भी अपने उनसे उत्पादन करवाते थे और उनका सामान ला करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बेचते थे, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। और 1730 ईस्वी में कारखानों का खुलना प्रारंभ हो गया। देखो, उससे पहले आपने आदिमानव की कहानी सुनी है, उससे पहले उद्योग धंधे विकसित नहीं थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मशीनें आदि नहीं थी, मनुष्य हाथ से काम करते थे। तो उसी के बारे में इस पाठ में हम आज पढ़ेंगे। 1840 ईस्वी में सबसे पहले कपास उद्योग का विकास हुआ, फिर लोहा इस्पात उद्योग का, और भारत में तो ये और भी लेट हुआ बच्चों। 1901 ईस्वी में सबसे पहले JN टाटा ने जमशेदपुर में पहली क्या बनाई थी? लौह इस्पात कारखाना बनाया था। ठीक हो क्या? मशीनीकरण से पहले रेशमी और सूती वस्त्र पर भारत का एकाधिकार था। देखो, यहाँ के एक तो जनसंख्या अधिक थी और यहाँ का रेशमी वस्त्र और सूती वस्त्र इतना विश्व प्रसिद्ध होता था। यहाँ की मलमल और रेशमी वस्त्र, आपने रेशम मार्ग भी कक्षा 9 में पढ़ा था कि यहाँ से वो कहाँ जाता था? यूरोप के देशों को और अफ्रीका के, उत्तरी अफ्रीका के देशों को जाता था। पूरा एकाधिकार होता था भारत का, मशीन जब तक नहीं बनी थी। लेकिन मशीनों के आने के बाद धीरे धीरे भारत का एकाधिकार कम होते गया। ठीक है। कारण क्या हुआ कि सबसे पहले औद्योगिकरण, उद्योग धंधों की स्थापना इंग्लैंड में होनी शुरू हो गई। अब इसके क्या कारण थे वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। वहाँ पर बहुत सारे आविष्कार होने लगे बच्चों 17वीं 18वीं शताब्दी में। अब क्या क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले सिलाई मशीन बनी हमारी, इलियास हो ने बनाई थी 1846 ईस्वी में। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था 1815 ईस्वी में। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने 1866 में। फ्लाई शटल का जॉन के ने 1738 ईस्वी में। लोकोमोटिव रेल का इंजन बनाया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने। और जेम्स वाट ने बनाया था भाप का इंजन 1871 ईस्वी में। जेम्स वाट की कहानी आपने सुनी? बड़ी आकर्षक कहानी है। देखो, जेम्स वाट जो था बिल्कुल लापरवाह बच्चा था, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। अपनी चाची के पास जब वो रहता था तो उसने कैसे भाप का इंजन बनाया वो मैं आपको बताती हूँ। उसने क्या किया, एक दिन वो ऐसे ही बैठा हुआ सपनों में खोया हुआ था, तो सामने उसकी चाची ने अंगीठी पे केतली रखी हुई थी, उसमें पानी उबल रहा था। तो उसने देखा कि उसका ढक्कन बार बार ऊपर नीचे उठ रहा है भाप के कारण। तो उसके बाद वो गया और एक बड़ा सा कोयला उस ढक्कन के ऊपर रख के आया। थोड़ी देर के लिए तो ढक्कन का उठना बंद हो गया, लेकिन कुछ देर बाद ढक्कन फिर उठने लगा। तो उसके अचानक उसके दिमाग में एक विचार पौधा कि इस भाप में तो बहुत बड़ी शक्ति है। देखो, इसने ढक्कन को कोयले सहित उठा दिया। तो यहाँ से उसके दिमाग में भाप के इंजन बनाने का ख्याल आया और उसने धीरे धीरे 1871 ईस्वी में देखो वो इतना फेमस हुआ कि उसने भाप का इंजन बनाया। अब अगला है बच्चों, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों आई? क्या कारण थे? देखो, बहुत सारे कारण थे। एक तो इंग्लैंड के लोग, मैं तो ये कहूँगी कि बहुत बुद्धिमान होते थे, तभी तो उसने एक छोटा सा देश पूरे विश्व के सारे देशों को गुलाम बना दिया था। ठीक है। और दूसरा, लोहे व कोयले के वहाँ पर बहुत सारे भंडार थे इंग्लैंड के पास। क्योंकि किसी भी स्थान पर उद्योग धंधे क्यों विकसित होते हैं, माना कोई भी ऐसा प्रश्न आता है बच्चों, तो ये सारे 8-9 पॉइंट आपने जो इसमें लिखे हैं ये सब जगह पे काम आते हैं कि क्यों विकसित हुआ। जैसे गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग क्यों विकसित हुआ, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग क्यों विकसित हुआ। तो ऐसे ही इंग्लैंड में ही सबसे पहले उद्योग धंधे विकसित क्यों हुए? क्योंकि वहाँ पे सबसे अधिक कच्चा माल था। देखो, लोहे और कोयला जो मेन जिससे उद्योग धंधे विकसित होते हैं वो उनके पास बहुत था। ठीक है। दूसरा बच्चों, उसके पूरे विश्व में उपनिवेश थे, बहुत सारे देशों को उसने गुलाम बना रखा था। भारत भी उसका उपनिवेश था, तो वहाँ से उसको आसानी से कच्चा माल आदि मिल जाता था, सस्ते श्रमिक मिल जाते थे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि वहाँ पर कितने सारे नए आविष्कार उस समय हुए थे। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, पूंजीपति बहुत थे वहाँ पर। और किसी भी सामान को बेचने के लिए हमको कच्चा माल और सामान को बेचने के लिए हमको बाजार चाहिए। तो अब पूरे विश्व में उसके उपनिवेश थे, तो बाजार की कमी नहीं थी। वो उद्योग धंधे विकसित करता था और पूरे बाजार में अपने सामान को बेचता था। और किसी भी स्थान में उद्योग धंधे विकसित होने के लिए अच्छी जलवायु होना बहुत आवश्यक है बच्चों। लोग बहुत अधिक गर्म स्थान पे भी काम नहीं कर सकते और ठंडे स्थान में भी। तो इंग्लैंड की जो जलवायु थी बहुत स्वास्थ्यप्रद अच्छी थी, चारों ओर समुद्र था, है ना।
और दूसरा वहाँ पे यातायात के साधन बहुत विकसित थे, जल की पर्याप्तता थी समुद्र चारों ओर होने से। तो इस प्रकार सबसे पहले इंग्लैंड में ही औद्योगिकरण शुरू हुआ। अब अगला प्रश्न है इसमें, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों का विरोध क्यों किया। पहले तो हम जानेंगे बच्चों कि ये स्पिनिंग जेनी मशीन क्या थी। ये एक सूत काटने की मशीन थी। आपने गांधी जी का चरखा तो देखा है ना बच्चों, तकली से और चरखे से पहले सूत काटा जाता था, जिसमें क्या होता था कि केवल एक तकली एक आदमी घुमा पाता था और एक रेशा बनता था। अब जो ये स्पिनिंग जेनी मशीन बनाई थी 1764 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्ज ने, इसमें उसने क्या किया था कि ऐसी मशीन उसने विकसित कर दी थी जिसमें एक साथ बहुत सारी तकनियाँ घूमती थी और एक साथ कई धागे बन जाते थे। इससे क्या हुआ देखो, एक साथ उत्पादन बढ़ने लगा, बहुत सारा धागा एक साथ बनने लगा। अब इसका फायदा तो हुआ लेकिन इसका नुकसान भी था। देखो नुकसान क्या था कि इससे बेरोजगारी बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि लोग जो थे, अब पहले जहाँ पे 10 आदमी काम करते थे वहाँ पर अब एक आदमी मशीन चलाएगा और काम हो जा रहा था। तो इसलिए वहाँ पर जो महिलाएं इस काम में लगी हुई थी उन्होंने इसका बहुत अधिक विरोध किया। स्पिनिंग जेनी मशीनों का विरोध महिलाओं ने, और उनके साथ फिर उनके घर वाले भी उनके साथ विरोध में आने लगे। तो इसलिए स्पिनिंग जेनी मशीनों का विरोध हुआ। अगला प्रश्न है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों आ गया। आपने देखा कि सूरत बंदरगाह गुजरात में है। पहले ज़माने में सारा आयात निर्यात सूरत बंदरगाह से होता था, लेकिन जब अंग्रेज आए भारत में तो इन्होंने मुंबई को विकसित कर दिया, मुंबई शहर को। और मुंबई एक बंदरगाह है, समुद्र के किनारे सूरत के पास में है। अब क्या होने लगा, सारा आयात निर्यात सूरत की जगह मुंबई से होने लगा। इसलिए क्या हुआ, सूरत बंदरगाह हाशिए पर आ गया। हाशिए का मतलब हुआ किनारे पे आ जाना। ठीक हो गया। अब है अगला, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा था 1914 से 1918 में, तो अचानक भारत का उद्योग धंधे विकसित होने लगे। इसके कारण क्या थे देखो, पहला कारण तो ये था कि ब्रिटिश कारखाने जो थे युद्ध संबंधी सामान बनाने में लगे हुए थे। आज तक ब्रिटेन में जो सामान बनता था पूरे विश्व के बाजारों में बिकता था। अब मैनचेस्टर जो इंग्लैंड का बहुत बड़ा देश शहर है, वहाँ से माल आना बंद हो गया। तो अब क्या हुआ, भारत के उद्योग धंधों को बहुत बड़ा बाजार मिल गया एकाएक। ये उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर हो गया और उसके उद्योग धंधे विकसित होने लगे और उनको बहुत विशाल देशी बाजार मिल गया। मांग में वृद्धि होने से यहाँ के उद्योगपतियों ने नए नए कारखाने खोले और उन कारखानों में जहाँ पे एक पाली में काम होता था, अब 2-2, 3-3 पालियों में काम होने लगा। रात में भी उत्पादन होने लगा क्योंकि मांग बढ़ गई थी। ठीक है। अच्छा, अब क्यों युद्ध बहुत लंबा चला, तो अब इंग्लैंड अपनी युद्ध सामग्री नहीं बना पा रहा था तो बाहर से भी मंगाने लगा। तो जूट की बोरियां, सैनिक वर्दी, टेंट, घोड़े की जीन आदि भारत भी बनाने लगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक विकास बहुत अधिक बढ़ गया। अगला प्रश्न है बच्चों इस पाठ का, 19वीं सदी में भारतीय कपड़ा व्यापार में कमी क्यों आई, या 19वीं सदी में भारतीय बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। अभी तो आपने देखा पहले विश्व युद्ध के समय तो उद्योग धंधे बढ़े, विकास बढ़ा, लेकिन 19वीं सदी में क्या हुआ, भारतीय कपड़ा व्यापार बहुत ही संकट में आ गया। इसका कारण क्या था, एक तो इंग्लैंड ने आयात शुल्क शुरू कर दिया। वहाँ के जो व्यापारी थे उन्होंने कहा कि आयात शुल्क लगा दो। आयात शुल्क लगाने से क्या हुआ कि भारतीय जो मार्केट था वो ठप हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव था कि इंग्लैंड के वस्त्र भारत में बेचें। अब इंग्लैंड के वस्त्र भारत में आने लगे जो बहुत ही सस्ते होते थे, मशीन से बन के आ रहे थे। यहाँ के कारीगर तो हाथ से बनाते थे, अधिक समय लगता था और दिखने में भी वो बहुत सुंदर होते थे, टिकाऊ होते थे। तो भारतीय व्यापारी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। भारतीय बुनकरों को कपास मिलना बंद हो गया था क्योंकि देखो इंग्लैंड वासियों ने गुमास्तों रख दिए थे, जो सारा कपास क्या करते थे यहाँ के बुनकरों से, यहाँ के किसानों से इंग्लैंड पहुँचा दे रहे थे। तो भारतीय बुनकरों के पास धन की भी बहुत अधिक कमी थी और उनको कपास ही नहीं मिल पा रहा था। तो फिर वो आखिर कैसे करें अपना व्यापार। इसलिए क्या हुआ, 19वीं सदी में अनेक समस्याएं भारतीय बुनकरों के सामने आने लगी। ठीक है। अब है बच्चों अगला हमारा, 19वीं सदी के मध्य में मुंबई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई। अभी अभी आपने देखा था कि
सूरत बंदरगाह हाशिए पर आ गया था और विकसित कौन हो रहा था? मुंबई हो रहा था। अब मुंबई क्यों विकसित हो रहा था, क्यों यहाँ की आबादी बढ़ रही थी? इसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये था कि आज तक जो व्यापार आयात निर्यात हमारा सूरत से हो रहा था, अब मुंबई से होने लगा, जिससे बड़े बड़े महाजन उद्योगपति सब कहाँ आने लगे? मुंबई शहर में आके रहने लगे, उनके परिवार आने लगे, बच्चे आने लगे, स्कूल खुलने लगे, यातायात के साधन खुलने लगे, तो भीड़ बढ़ती गई, वहाँ की आबादी बढ़ती गई। इसके अलावा मुंबई ने फिल्म निर्माण शुरू कर दिया। अब फिल्म निर्माण में तो आपको पता है कितने कलाकारों की, कितने निर्माताओं की, संगीतकारों की ज़रूरत होती है, जिससे क्या हुआ? मुंबई शहर की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अगला टॉपिक है इस पाठ का महत्वपूर्ण, पेरिस का हाशमानीकरण। पेरिस कहाँ का शहर है बच्चों? ये ब्रिटेन का एक बहुत फेमस शहर है पेरिस। 1852 में क्या हुआ था कि नेपोलियन का भतीजा था लुई नेपोलियन, उसने पेरिस शहर का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। अब इसने क्या किया, वहाँ पर सीधी चौड़ी सड़कें बना ली, और जो बीच में उनकी बस्तियाँ थी श्रमिकों की, उनको हटा दिया वहाँ से, और छायादार पेड़ लगाए सड़कों के किनारे, खुले मैदान, पार्क आदि। अर्थात एक प्रकार से शहरों का आधुनिकीकरण होना ही क्या कहलाया? पेरिस का हाशमानीकरण कहलाया। अगला टॉपिक है इसमें जॉबर। जॉबर क्या होते हैं? देखो, उद्योगपतियों का एक विश्वसनीय व्यक्ति जो होता है वो जॉबर कहलाता था। इसका काम क्या होता था? गांव से मजदूरों को लाता था और बदले में उनसे उपहार और पैसा मांगता था। जैसे हमारे यहाँ के अभी नेपाली लोगों का तुम सोचो कि मेड जिसको कहते हैं, मेड क्या करता है? अपने गांव जाता है, वहाँ से बहुत सारे अपने साथ नेपालियों को लेके आता है और फिर वो ठेकेदार के पास जाके उनको काम दिलाता है। अब इससे दोनों को फायदा हो रहा है, उनको काम मिल रहा है और उसको लेबर मिल जा रहे हैं, ठीक है। बदले में उनसे ये उपहार या धन मांगता था, ठीक है। इसी को कहते थे जावर। अब है अगला, गुमास्तो किसे कहते हैं? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए एक वेतनभोगी अपना कर्मचारी रखा था, जिसको गुमास्तो कहते हैं। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि भारतीय बुनकर भी जो कपड़ा बना रहे हैं तो वो भी उन्हीं के द्वारा बेचा जाए, ठीक है। और दूसरा, भारतीय बुनकर कहीं अपना कपड़ा या सूत कपास अन्य देशों को तो नहीं दे रहे, फ्रांस को तो नहीं दे रहे, जर्मनी को तो नहीं दे रहे। ये काम करता था गुमास्तो, ये सब देखता था और एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार और भारतीय बुनकरों के बीच में मध्यस्थता का काम करता था, मुंशी का काम करता था, ठीक है। उसी को कहते थे गुमास्तो। और लास्ट इस पाठ का एक महत्वपूर्ण प्रश्न कभी कभी 1 नंबर का आ जाता है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ये की थी बच्चों एवेंजर हावर्ड ने। किसने की थी? एवेंजर